आज के बदलते हुए परिवेश में इंडस्ट्रियल रिलेशन को बदलना ही होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि भारत में औद्योगिक संबंधों की हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो उनमें बहुत बदलाव पहले ही आ चुका है। उसके कारण हैं, अब टेक्निक्स बदल गई हैं, टूल्स बदल गए हैं, मार्केट बदल गया है, एम्प्लॉय रेशो बदल गई है, एम्प्लॉय माइंडसेट बदल गया है, एम्प्लॉय एजुकेशन बदल गई है और दुनिया में सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं। आज सेफ्टी के पैरामीटर्स पहले फिजिकल की ज्यादा थी, अब मेंटल सेफ्टी की ज्यादा आवश्यकता होती जा रही है। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हमको देखना होगा कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैसे अपने आप को डेवलप कर अच्छे औद्योगिक संबंध हम अपने शॉप फ्लोर पर बना सकें। सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या, इसकी आवश्यकता। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से बना है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है रिलेशंस। तो इंडस्ट्री शब्द के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि इंडस्ट्री जहां मास में लोग काम करते हैं, मास में प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री की अपनी विभिन्न एक्टों में अलग अलग परिभाषा है, लेकिन मोटी मोटी परिभाषा यही है। रिलेशंस का मतलब है जो वहां काम लोग करते हैं, जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, जो वहां मजदूर हैं, उन्हें हम एम्प्लॉय कहें या वर्कर कहें, वो हमारी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, लेकिन जो भी लोग वहां काम करते हैं उनके भावनाओं का, उनकी फिजिकल सेफ्टी का, उनकी मेंटल सेफ्टी का ध्यान रखना, उनके डेवलपमेंट का, उनके करियर ग्रोथ का ध्यान रखना ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। उसके लिए बहुत सारे भारत सरकार ने नियम उपनियम बनाए हैं, उनका समय समय पर पालन होना आवश्यक है। दूसरा, जहां इंडस्ट्रियल रिलेशन मजबूत होते हैं वहां इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है और रिलेशंस जो इंटरेक्शन जहां ज्यादा होता है वहां लोग ज्यादा अच्छा रिलेशन मानते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस में तीन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर वन, कंटिन्यूअस कनेक्शन विद द एम्प्लॉय। नंबर टू, compliance of the labor laws as prescribed in India. Number three, take care of their future needs and their career growth. तो इन चीजों का ध्यान में रखकर यदि हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन में तीन पक्षों का होना, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, और तीसरी है गवर्नमेंट, और उन सबके कंबाइंड एटीट्यूड और अप्रोचेज ही अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डेवलप कर पाते हैं। और उसका बेनिफिट यह है कि मैनेजमेंट को अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है और एम्प्लॉय को अच्छा वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट और बेहतर ग्रोथ के चांसेस और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो यह मोटा मोटा इंडस्ट्रियल रिलेशन की परिभाषा है। आइए इसमें एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में आउटसाइड प्रेशर का क्या रोल है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में जैसे मैंने बताया, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है और एक गवर्नमेंट है। ये तीनों मिलकर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, और तीनों की भागीदारी बराबर है, किसी को कम या ज्यादा नहीं कह सकते। एम्प्लॉयर ये नहीं सोच सकता कि मैं तो पूंजी लगाता हूं तो मेरा हिस्सा ज्यादा है, नहीं। एम्प्लॉय ये नहीं सोच सकता कि मैं फिजिकल वर्क करता हूं, मैं एक्चुअल डूअर हूं तो मेरा रोल ज्यादा है, नहीं। गवर्नमेंट भी यह महसूस नहीं कर सकती कि हम तो इंस्पेक्टिंग एजेंसी हैं या फैसिलिटेटर हैं या रेगुलेशंस अथॉरिटी हैं तो हम बहुत बड़े हैं। तीनों का रोल बराबर है, तभी इंडस्ट्री ठीक से फ्लोरिश हो पाती है। लेकिन आज वर्तमान में बदलते परिप्रेक्ष्य में एक बात बहुत तेजी से बढ़ गई है कि आउटसाइड प्रेशर्स बहुत बढ़ने लगा है। अब उस आउटसाइड प्रेशर को कम करने के लिए हमें तरह तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स को जानना आवश्यक है। जैसे ट्रेड यूनियन के माध्यम पर जो लोग बाहर के लोग हैं, आउटसाइड फोर्सेज हैं, वो उद्योग में घुसने की कोशिश करते हैं। जहां यूनियंस वीक हैं वहां लोग घुस जाते हैं। लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल बॉडीज, ये सब लोग इंडस्ट्री में अब अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री के लिए भी गलत है और राष्ट्र के नाते भारत देश के लिए भी गलत है। इसीलिए हमें इन फोर्सेस को रोकने के लिए कुछ
चीज़ों को बहुत तेजी से समझना और उनको लागू करना होगा। आइए इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो मोटे मोटे इश्यूज हैं, जो कॉमन एम्प्लॉय रिलेशंस की हम बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है पे राइज का इशू रहता है। दूसरा हाउस आवर्स एंड वेज इश्यूज, कितने घंटे काम करना है, ओवर टाइम करना है नहीं करना है, और उसके बदले में वेज के मेरे क्या इशू हैं। शो फ्लोर पर कॉन्फ्लिक्ट, वो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एनुअल लीव या आपकी मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, और बहुत सारी लीव हैं। लीव के लेकर के काफ़ी कुछ इश्यूज रहते हैं। नंबर नेक्स्ट है अटेंडेंस इश्यूज, कि मैं कब आया, मेरी कब छुट्टी लगी, मेरा वीकली ऑफ कब है, इन सब को लेकर के बहुत इशू होते हैं। और एक है वर्क प्लेस सेफ्टी। तो इन सब को लेकर के जो मैन्युफैक्चरिंग में है ये कॉमन इशू है। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है जैसे आईटी है, आईटी के इंडस्ट्रियल रिलेशंस के इशू कुछ अलग हैं, क्योंकि वहाँ अटेंडेंस का नहीं है, वहाँ ऑफलाइन का है, वर्क फ्रॉम होम का है। तो अलग अलग इस जगह पर अलग अलग तरीके के इशू पैदा होते हैं। उन सबको मैंने एक जगह डाल दिया है, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड वर्क कल्चर रिलेटेड इश्यूज। आइए आगे समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। अब इंस्टीट्यूशनल में गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, प्राइवेट बॉडीज भी हो सकती हैं, एम्प्लॉयर्स बॉडीज भी हो सकती हैं, एम्प्लॉयर खुद भी हो सकता है, ट्रेड यूनियंस भी हो सकती हैं। तो बहुत सारे बॉडीज हैं जो इंडस्ट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सर्विस सेक्टर को या किसी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। कंपनी की पेइंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स क्या है, कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नंबर 3 काम करते हैं सोशल फैक्टर। जिस एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के सोशल फैक्टर्स क्या काम करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है या बहुत पुरानी है। यदि बहुत पुरानी है तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, इसीलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात भी आज इंडस्ट्रियल रिलेशंस के माध्यम से लॉन्ग टर्म सेटलमेंट में तय होने लगी है। इसीलिए हम सबको इन चीज़ों को जानना आवश्यक है। नंबर 5 है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो मैं बात कर रहा था, आउटसाइड फोर्सेस इसी इशू को लेकर के लोगों की इमोशंस के साथ प्ले करते हैं और इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करते हैं। उनका ना तो एम्प्लॉयर में इंटरेस्ट है ना एम्प्लॉय में इंटरेस्ट है, उनका केवल सेल्फ इंटरेस्ट है। वो दूसरे के बहाने से दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को कैश करके अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, समय समय पर पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं। जैसे एक पार्टी की विचारधारा कुछ और है, दूसरी पार्टी आएगी विचारधारा कुछ होएगी, उनका लेबर लॉ के बारे में, लेबर रिलेशंस के बारे में कुछ अमेंडमेंट्स डिफरेंट किस्म के होंगे, उनका एटीट्यूड और उनकी अप्रोचेज डिफरेंट होंगी। तो इसलिए उन सब का भी काफ़ी बार बार इफेक्ट आता है। नंबर 7 है एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स। जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके रिलेटेड उनकी बॉडी कैसे सोचती है, उनका प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में प्रोडक्ट मिक्स की क्या वैल्यू है, बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, टोटल ग्रुप की क्या पोजीशन है, तो ये सब देखने हैं। और नंबर 8 है ग्लोबल फैक्टर, कि मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन कैसा है। आज मैं इंडिया में रहकर काम कर रहा हूँ, वही माल यदि चाइना से आ सकता है, जर्मनी से आ सकता है, फ्रांस से आ सकता है, यूएस से आ सकता है, यूएसए से आ सकता है, उसकी कॉस्ट हो सकता है कम हो, क्योंकि वहाँ मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे प्रोडक्ट को, मेरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को कौन सा इंटरनेशनल पैरामीटर किस तरह डील करता है, उसके फैक्टर है। जैसे आईटी में लीजिए, आईटी में इंडिया में काम क्यों बढ़ रहा है कि यहाँ से मैन पावर चीप है और वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में मैन पावर बहुत महंगी है, इसलिए वो सब काम यहाँ कराते हैं। दूसरा है लेबर रिलेशंस, अभी भी बहुत वीक हैं, जिनको मैं डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। अभी भी हम ह्यूमन फैक्टर्स को उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं जितना इंटरनेशनली यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में समझा और जाना और प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट इन इंडिया। नंबर 1,
हायर प्रोडक्टिविटी, यदि मुझे इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्टिविटी मैच करनी है तो मुझे इंडस्ट्री रिलेशंस को, औद्योगिक संबंधों को बहुत मजबूत बनाना होगा। मेरा एक भी मिनट जाया नहीं जाना चाहिए, मेरी एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशो बहुत हाई होनी चाहिए और मेरे एम्प्लॉय की स्किल सेट इंटरनेशनल लेवल की मैच करनी चाहिए। वो सब इंडस्ट्री रिलेशन का इशू है। दूसरा है मिनिमाइज डिस्प्यूट। यह है शो फ्लोर पर डिस्प्यूट को या वर्क प्लेस पर डिस्प्यूट्स को बहुत मिनिमाइज करता है। यह एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने में मदद करता है और लोगों को एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझने में मदद करता है। जैसे कोरोना पीरियड में हमने बहुत देखा कि एम्प्लॉयर्स ने नए नए आइडिया लाकर अपने एम्प्लॉयज से उनकी मदद कर अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को मार्केट में एस्टेब्लिश करके रखा। नंबर 3 है एम्प्लॉयज एटीट्यूड। जहां एम्प्लॉय रिलेशन अच्छे होते हैं वहां एम्प्लॉयज का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होता है, और जहां रोजाना कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है वहां फिर एटीट्यूड की बात करना बेईमानी होगी। इसीलिए हमें इन चीज़ों को ठीक करने के लिए इंडस्ट्री रिलेशंस को बार बार अपडेट करना और टाइमली करेक्ट करना बहुत आवश्यक है। नंबर 4 है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है इंडस्ट्री में, वो मैन हो, मटेरियल हो, मेथड हो, मशीन हो या मार्केट हो, उन सबको रेगुलेट करता है मैन, और मैन की ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हम अपने औद्योगिक संबंधों को ठीक कर एक भी रिसोर्स को वेस्ट में ना जाने दें। सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आवश्यक है। नंबर 5 है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। यदि मेरे इंडस्ट्री रिलेशन बढ़िया हैं तो मेरा एम्प्लॉयर ब्रांडिंग मार्केट में बहुत अच्छा होगा, टैलेंट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। जो मेरे साथ यहाँ एक बार आ जाएगा, एक्वायर मैं कर लूँगा, जिस टैलेंट को मैं अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में ले लूँगा वो रिटेन नहीं होगा। उसको डिटेन करने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग एम्प्लॉय रिलेशन से बहुत आगे बढ़ती है। और जहां अच्छे एम्प्लॉय काम करते हैं, हैप्पी एम्प्लॉय कैन डेवलप द हैप्पी कस्टमर्स। यह बात बहुत पुरानी है। जहां एम्प्लॉय हैप्पी होगा तो वहां आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसकी अच्छी क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके लिए करना क्या होगा, मेरे गोल क्या होने चाहिए? नंबर 1, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द एम्प्लॉयज। यदि मैं अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस डेवलप करना चाहता हूं, औद्योगिक संबंधों को बेहतर करना चाहता हूं, तो मैं अपने प्रत्येक कर्मचारी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊं जिस पर वह आकर अपनी बात कह सके, अपने इश्यूज को रख सके, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को उजागर कर सके। तो इंडस्ट्री रिलेशंस का इसीलिए यह फोरम बार बार डेवलप करने की बात की जाती है। हमारे जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें इसीलिए वर्क्स कमेटी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जितनी भी ये इंटरनेशनल टूल्स और टेक्निक्स थे उन सबको इसलिए इन्वॉल्व किया गया कि वर्कर को या कामगार को या काम करने वाले को या कर्मचारी को या एम्प्लॉय को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो सबसे पहला जो गोल है वो अच्छे इन औद्योगिक संबंधों का वो है कि मैं अपने एम्प्लॉय को एक प्लेटफॉर्म दे सकूं जिस पर वह बात कर सके। दूसरा है रिड्यूस डिस्प्यूट। मैं अपने उद्योग में या अपने संगठन में या अपने कार्य करने के स्थल पर मैं डिस्प्यूट को, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करूं। तीसरा है रेगुलेटिंग वर्क। तो जो मेरे काम करने के तरीके हैं उनको मैं ठीक से रेगुलेट कर सकूं, मेरी एब्सेंटी बहुत ज़्यादा ना हो, मेरे यहाँ इनडिसिप्लिन ना हो, मेरे यहाँ ज़्यादा बाहर का इंटरफियर ना हो, मेरी प्रोडक्टिविटी मेरे एम्प्लॉयज़ की बहुत हाई हो। यह तभी संभव है जब मेरे अच्छे औद्योगिक संबंध होंगे। नंबर 4 है प्रिवेंट डिस्टर्बेंसेस। मैं जो बार बार व्यवधान मेरे व्यापार में, मेरे उद्योग में, मेरी इंडस्ट्री में आते हैं, मैं उन सबको रोक सकूं। मेजर व्यवधान क्या है? स्ट्राइक है, लॉकआउट्स हैं और प्रोटेस्ट हैं। कभी प्रोटेस्ट किसी बहाने से आते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उनके लिए मैंने अलग से बात की हुई है।
या किसी प्लेटफॉर्म पर अलग बात करें कि आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो स्पष्ट समझ में आ सकते हैं। नंबर 5 है अवॉइडिंग अननेसेसरी इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। अच्छे औद्योगिक संबंध जो बाहर के जो गवर्नमेंट एजेंसीज के अननेसेसरी इंटरवेंशंस हैं, हस्तक्षेप हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। और उसके लिए तभी है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो। मैंने अपने 38 साल के कैरियर में बहुत बार ऐसे देखा है कि जब भी कभी गवर्नमेंट एजेंसी ने उद्योग को किसी तरह से भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो हमने यूनियन को समझाकर गवर्नमेंट एजेंसी के पास भेजकर उनको समझाने का प्रयास किया, और जिसमें हम लोग सफल रहे। जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक होते हैं तो गवर्नमेंट एजेंसीज अननेसेसरी आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज तब डिस्टर्ब करती हैं जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच डिस्टर्बेंसेस बहुत अधिक हों, और तभी बाहर के लोग, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, चाहे वो लोकल गुंडिज्म का इंटरवेंशन हो, वह तभी उद्योग में एंटर करता है। उनकी बाउंड्रीज तभी टूटती हैं जब मेरे अपने वर्कमैन के साथ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन बहुत मजबूत नहीं होते हैं, तो वही लोग उनको इनवाइट करते हैं कि उनकी बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन से कम हो जाती है। नंबर 6 है सोशलाइज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सबसे बड़ा जो रीजन है, मैं अपनी जो सोशलाइज एक्टिविटीज हैं, जो बड़े उद्योग हैं वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं, वो अपने स्कूल चलाते हैं, वो अपने हॉस्पिटल्स चलाते हैं, वो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए क्लब्स बनाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी रन करते हैं, और उनसे जो सोशल एनवायरनमेंट है वो वहाँ का बेहतर होता है। सोसाइटी के लोगों को भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने का, तो जहाँ बड़ी इंडस्ट्री आती है वहाँ ये सब काम बहुत इजीली किए जाते हैं, और इंडस्ट्री अपने रिलेशंस को एम्प्लॉय के साथ एज वेल एज जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, प्रोमिनेंट पीपल हैं, उन सब के साथ बनाने में बड़ी सकारात्मक रोल प्ले करती है। इसीलिए हमें उद्योग में काम करते वक्त सोसाइटी का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अब तो कंपनियों में CSR फंड की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं अदर देन CSR फंड भी कह रहा हूँ, जो एम्प्लॉय रिलेशन रिलेटेड इश्यूज हैं उन सबको हमें बहुत अच्छे तरीके से ठीक करना चाहिए। जैसे मेन रोड से इंडस्ट्री तक आने का रास्ता, क्योंकि हमारे जब ट्रक आते हैं और उनसे लोगों को व्यवधान उत्पन्न होता है, बाधा आती है, तो लोग अननेसेसरी इंडस्ट्री के इशू को बाहर निकालने लग जाते हैं। तो इंडस्ट्री को भी जो सोशल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उन सब में बहुत ध्यान रखना चाहिए, और आगे आकर अपने आप से स्वतः उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, क्योंकि ये सब काम जितनी हमने बातें की है वो अपने आप तो होंगे नहीं, उसके लिए कंपनियों में एम्प्लॉय रिलेशन या इंडस्ट्री रिलेशन मैनेजर या HR डिपार्टमेंट होता है, HR मैनेजर होता है। वह जूनियर से जूनियर और सीनियर से सीनियर पोजीशन तक किसी भी पोजीशन पर काम कर सकता है, लेकिन उसका एट्रीब्यूट्स क्या हो वह समझने की आवश्यकता है। उनका लेवल यदि लोअर पोजीशन पर होगा तो लो होगा, हायर पोजीशन पर होगा तो उनका लेवल हाई होगा, लेकिन मिनिमम 8 एट्रीब्यूट्स HR में या इंडस्ट्रियल रिलेशन टीम में काम करने वाले व्यक्ति में होना आवश्यक है। सबसे पहले गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको शॉप फ्लोर पर एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉय फैमिलीज के बीच या तरह तरह के और फोरम्स के बीच कम्युनिकेट करना, तो इसलिए उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए उसमें मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, जैसे रोल क्लैरिटी या उसका गोल क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, उसकी ऑरेटरशिप होना बहुत जरूरी है। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत जरूरी है। नंबर 4, उसकी बॉडी लैंग्वेज और जो वह मुख से कह रहा है उन दोनों में मैच होना बहुत जरूरी है। तो यह सब चीजें एक अच्छे कम्युनिकेटर की या अच्छे ऑरेटर की जो खूबी है वह उसमें होना आवश्यक है। नंबर 2, लीडरशिप क्वालिटीज।
उसमें अपनी टीम को डेवलप करने की, टीम स्पिरिट को डेवलप करने की, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, स्ट्रेस रिमूवल की, ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स लीडरशिप की क्वालिटीज के तहत आना जरूरी है। तभी वह अपनी टीम को लीड कर पाएगा और उसकी पर्सनालिटी बड़ी सटीक होना आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट है एन इनोवेटिव मेंटेलिटी। इन लोगों को क्योंकि रोज नई समस्या पैदा होती है, ऐसा उसका कोई लिखित संविधान नहीं है कि यही प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए शॉप फ्लोर पर कोई भी प्रॉब्लम वह लेबर लॉ से रिलेटेड हो सकती है, सेफ्टी से रिलेटेड हो सकती है, वह वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है या सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है। तो उसका इनोवेटिव आइडिया ढूंढना पड़ता है। उसके लिए कोई सेट लॉ की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रोमिनेंट और प्रॉम्प्टनेस कितनी हाई है वह उस बात पर निर्भर करता है कि आप उस बात को कितनी जल्दी पकड़ते हैं और कितने ढंग से सटीक रिप्लाई देते हैं। इसीलिए आपको इनोवेटिव मेंटेलिटी होना जरूरी है। नंबर 4 है स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से ही आप पल्स को पकड़ सकते हैं। तो एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर्स में यह स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होना इसलिए जरूरी है कि वह प्रत्येक एक्टिविटी पर नजर रखे और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाकर रखे। बहुत सारे लोग केवल जो स्टपनी होती है कंपनियों में उनको आईआर में डाल देते हैं और वहां आईआर सदैव खराब ही मिलता है। मेरा मानना है कि आईआर में सदैव उन लोगों को हायर कीजिए जिनमें ये सब क्वालिटीज हों, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। नंबर 5 है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। कहाँ समस्या आ रही है, क्यों समस्या आ रही है, क्यों को आज उद्योग में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप पहले से यदि ठीक से हल नहीं किया तो उनका उद्योग में इंटर यूनियन राइवलरी में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको समय समय पर एम्प्लॉय से मिलना, एम्प्लॉय को रिजॉल्व करना, उनके थॉट प्रोसेस को करेक्ट करना, उनकी माइंड सेट को या उनकी वर्क अप्रोच को बदलना, ये सब एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर का काम है। इसीलिए उसमें ये एबिलिटी होना कि कौन सी समस्या कहाँ जन्म लेने की कोशिश कर रही है, उसे जन्म से पहले ही किल करने के लिए उसकी कॉम्पिटेंसी होना बहुत आवश्यक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निप इन द बड। जब वो कली खिली नहीं है, केवल बड़ी बन रही है, उसी टाइम उसको आप निकाल दीजिए, नहीं तो वो बड़ा होकर के उद्योग में नासूर बनती है। नंबर 6 है इमोशनल इंटेलिजेंस। एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर को इमोशनल इंटेलिजेंस का मास्टर होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्योंकि इंडस्ट्री में इमोशनल कार्ड ही प्ले करते हैं और वो अपने इमोशंस से लोगों को बरगलाते हैं या अपने फेवर में अट्रैक्ट करते हैं। तो एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर्स उससे बड़ा एम्प्लॉय की इमोशंस को समझने वाला और इमोशंस को कंट्रोल करने वाला होना आवश्यक है। और जितना हम इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को एम्प्लॉय रिलेशन के एक्टिविटी में लगाएंगे, उतना हमारा शॉप फ्लोर पर या एम्प्लॉय के साथ संबंध मजबूत होगा। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें हैं, वहां आईक्यू काम नहीं करता। तो अभी क्या है कि पहले लोग आईक्यू को बहुत फोकस करते थे, अब इंडस्ट्री में ईक्यू और एसक्यू की बात की जाने लगी है। ईक्यू का मतलब इमोशनल कोसेंट, एसक्यू का मतलब है स्पिरिचुअल कोसेंट। स्पिरिचुअल कोसेंट जब हम पॉलिसी बनाते हैं तब काम आता है कि हम एम्प्लॉय के फेवर में, एम्प्लॉय की फैमिलीज के फेवर में और सोसाइटी के फेवर में, नेशन के फेवर में पॉलिसीज को डिजाइन करें ताकि उद्योग से जो बड़ा पर्पज है वो हल हो। नंबर 7 है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय रिलेशन एक्सपर्टीज होनी चाहिए सोसाइटी में पकड़ बनाने के लिए और सोशल इश्यूज को सुलझाने के लिए, उनसे बचने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग आईआर में या एचआर में आ जाते हैं लेकिन वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से सदैव बचते हैं। तो वो केवल बंद ऑफिस में तो काम कर सकते हैं लेकिन सोसाइटी में जाते ही लड़खड़ा जाते हैं, तो वहाँ एम्प्लॉय रिलेशन कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए एचआर मैनेजर को या एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर को सोशली रेस्पॉन्सिबल
लेने के लिए अपनी जितनी भी टेक्निक्स हैं वो डेवलप करना और उनकी कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट को मैक्सिमम तक लेवल तक ले जाना अत्यंत आवश्यक है। और नंबर 8, रेजिलेंस, धैर्यता। आपको किसी भी परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में भी एचआर मैनेजर को अपनी धैर्यता नहीं खोनी है, उसको अपनी रेजिलेंस बनाना है और अपने धैर्य को जगाते हुए, अपनी टीम के धैर्य को बनाए हुए विषम से विषम परिस्थितियों में निकलकर उद्योग को आगे बढ़ाना है। अल्टीमेटली द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ टू अचीव देयर सेट गोल। तो ये सब चीजें एक एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर में पैदा की जा सकती हैं, लेकिन वो तब जब उसकी खुद की इच्छा हो और कंपनी उसको ये सब चीजें डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेन करती हो, तो उनकी स्किल सेट को डेवलप किया जा सकता है, कॉम्पिटेंसीज के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशंस। मैं किसी भी उद्योग में, किसी भी संगठन में, किसी भी कार्यालय में, किसी भी बॉडी में एम्प्लॉय रिलेशंस को कैसे डेवलप किया जाए, उसकी 8 स्ट्रेटेजीज पर आज बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको एक बार जिसने समझ लिया फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं इसको सरल भाषा में, हिंदी में उन लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं जो इसको समझकर अपने आप में बदलाव लाकर अपने उद्योग को उन्नति की ओर ले जाकर इस राष्ट्र को और समृद्ध बनाने में और उत्कृष्ट बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहला है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एचआर मैनेजर को या एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर को अपने कम्युनिकेशन में 100% ऑनेस्ट होना चाहिए। वो हम जब रिक्रूट करें तब से और जब आदमी रिटायर हो करके घर जाए तब तक, क्योंकि वो एक्टिविटी है, कोई ना कोई एक्टिविटी बड़े उद्योगों में या ऑफिसों में होती रहती है, तो हमारी कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी, जिसको इंटेग्रिटी बोलते हैं, इंटेग्रिटी इन कम्युनिकेशन में होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं। नंबर 1, सेटअप रेगुलर 1-on-1 मीटिंग। हम अपने एम्प्लॉय के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ 1-to-1 मीटिंग करें। दूसरा, ऑर्गेनाइज वीकली मीटिंग ग्रुप में। ग्रुप की समस्याएं, ग्रुप डायनेमिक्स और इंडिविजुअल डायनेमिक्स में बहुत अंतर है। बहुत सारे लोग अकेले में कुछ बोलते हैं, ग्रुप में कुछ बोलते हैं, तो आप इंडिविजुअल से भी मिलिए और वीकली टीम मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कीजिए। नंबर 3, मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स को यूज कीजिए। वह चाहे आपका वेब ग्रुप हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, तो आपको वो टूल देखना है कि कौन सा टूल मेरे जॉब में काम कर सकता है। और आज तो इतने अच्छे अच्छे टूल मार्केट में हैं, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम्स मार्केट में हैं कि आप उनको पकड़ करके और एक जगह बैठकर सब लोगों के साथ बात कर सकते हैं। आज इंटरनेट के इस युग में एम्प्लॉय कहीं हो, किन्हीं भी परिस्थिति में है, उसको मोबाइल से या लैपटॉप से कनेक्ट कर उससे बात कर सकते हैं। नंबर 4 है आस्क एंड गिव द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये बहुत जरूरी है। हम हर किसी के साथ सदैव अच्छी बातें नहीं कर सकते। जब जिस चीज की जरूरत है, यदि उसने गलती की है, इनडिसिप्लिन है, तो उसको टफ फीडबैक भी देना बहुत जरूरी है। यह भी बताना जरूरी है कि तुम यदि इस तरह करते रहे तो तुम्हारा जॉब भी जा सकता है। और यदि कोई अच्छा वर्कर है तो उसको ट्रेन करके, डेवलप करके अगली पोजीशन पर प्रमोट करना भी आवश्यक है। तो दोनों चीजों का कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी होना बहुत आवश्यक है। अब मैं कुछ और वो उदाहरण दे रहा हूं जिनको हमें किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने से पहले और रिटायर होने के बाद तक के कुछ उदाहरण मैंने उठाए हैं जिनमें ऑनेस्ट रहने की आवश्यकता है। नंबर 1, इंटरव्यूइंग ए कैंडिडेट। जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो कोई भी बात झूठ मत कहिएगा। ऑर्गेनाइजेशन की जो रियलिटी है उसी को कैंडिडेट के सामने रखिएगा। नंबर 2, जब आप उसे ऑन बोर्ड, किसी नए एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड कराते हैं तो उसको एक एक बात ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ बताइए, ताकि उसके माइंड में यह फीलिंग डे 1 से हो कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए वेरी कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहां ब्लफ या झूठ नहीं चलता। तीसरा है कंडक्टिंग ए 1-to-1 मीटिंग। जब आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो तब 100% ऑनेस्ट रहिए। लीडिंग ए टीम मीटिंग, जब टीम मीटिंग कर रहे हैं तब भी रहिए। राइटिंग ए डिफिकल्ट ईमेल टू द बैड एम्प्लॉइज। ये एक बड़ी विषम स्थिति है। जब आप किसी बैड एम्प्लॉय को उसके लिए चार्जशीट
लिखते हैं या कोई कम्युनिकेशन लिखते हैं, शोकोज नोटिस बनाते हैं, तो आपकी भाषा, आपका शब्दों का चयन किस तरह का हो, वो आपके कम्युनिकेशन की स्किल के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूं, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू ए सेल्स प्रेजेंटेशन, कि जब भी कोई आपकी मार्केट की सेल्स का टीम है या मार्केटिंग का टीम मेंबर है, उन सबको कैसे फीडबैक दे जाए। और नेक्स्ट है राइटिंग ए थैंक यू लेटर, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यह कल्चर नहीं है, जबकि यह कल्चर होनी चाहिए। जिसने जो काम अच्छा किया है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इमीडिएटली ऑनेस्टी से एक लेटर भेजना आवश्यक है। और आप इवेंट को, सक्सेस को हाईलाइट कीजिए, किसी पर्सन को हाईलाइट मत कीजिए। गलती कहाँ होती है कि हम एम्प्लॉय को हाईलाइट करने पर लग जाते हैं और सक्सेस को या इवेंट को हाईलाइट नहीं करते हैं, और यहां से ही बैड इंडस्ट्रियल या पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की शुरुआत होती है। क्योंकि ऑनेस्टी ये कहती है कि हमें जो सक्सेस है, जो इवेंट है, उसको हाईलाइट करना है, व्यक्ति को नहीं। नंबर 2 है कल्टीवेट ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। हम ऑर्गेनाइजेशन में एक विश्वास का, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसके लिए भी हमें कुछ काम करना होगा। नंबर 1 इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। नंबर 2 कंसिडरेट, कि हम कंसिडर करें कि किसने क्या किया और हमें क्या करना है और क्या उसके लिए बेहतर हो सकता है। जैसे यदि किसी का कोई काम हायर परफॉर्मर है तो हम उसको कंसिडर करें प्रमोशन के लिए, उसकी सॉफ्ट स्किल या टेक्निकल इंप्रूवमेंट के लिए हम उसे कहाँ ट्रेन या एजुकेट कर सकते हैं, या उसकी अपस्किलिंग या रीस्किलिंग कहाँ करा सकते हैं। तो ये कंसिडरेट होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई ब्लफर है, पुअर परफॉर्मर है, तो उसका पीआईपी प्लान बनाना, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान आवश्यक है, ताकि हम उसको सपोर्ट दे सकें कि वह किन कारणों से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही अपने इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है ऑफर सपोर्ट। जब जिसको जरूरत हो तो उस टाइम आप एज ए सपोर्ट प्रोवाइडर उसके साथ खड़े रहिए, तब ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप होती है। नंबर 4 शो एप्रिसिएशन। जहां भी जरूरत पड़े, छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में, पीएम से लेकर के डायरेक्टर तक को आप एप्रिशिएट कीजिए। होता क्या है कि लोग बड़े लोगों को एप्रिशिएट करते हैं, छोटों की भूल जाते हैं, यह बड़ी गलती है। तो एप्रिशिएशन हर किसी के अच्छे काम का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। तो यू हैव टू एप्रिशिएट द गुड वर्क हूसोएवर इट डन इट और विल डू इट। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट ऑल। forget their hierarchy, forget their designation, forget their position, respect all employees equally। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो रेस्पेक्ट में कभी नहीं कमी छोड़ते हैं। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूं जहां ऑफिस में काम, डायरेक्टर के साथ काम करने वाला ऑफिस का पीएन किसी मंदिर का पुजारी था। तो जब वह डायरेक्टर उस मंदिर में जाता तो उस अपने ही पीएन के उस मंदिर में एज ए पुजारी उसके पैर छूता, और जब ऑफिस में आता तो उसको डेवलप करने के लिए उसको समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, और उसको जरूरत पड़ती तो गलती पर डांटता भी। तो हमें रेस्पेक्ट के इस लेवल तक जाना आवश्यक है कि यदि अच्छा काम किया है तो हम उसको एप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, प्रमोट करें, और यदि कहीं जरूरत है तो उसमें कमी ना निकालें, खामी ना निकालें, उसको करेक्शन के लिए व्हाट वी कैन डू। मुझे प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन पर मैं काम करूं ताकि गलतियां पहले से ही रोकी जा सकें, तब ये ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप होती है। नंबर 3 है डेवलप ए लिसनिंग हैबिट। एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए इस हैबिट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम सुनेंगे उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस गैदर करेंगे, और जितनी इंफॉर्मेशन आएंगी उतने आप इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसके लिए हमें 6 एक्टिविटीज पर फोकस करना होगा, हाउ वी कैन डेवलप द लिसनिंग हैबिट। नंबर 1 बी अटेंटिव, पे अटेंशन। हमेशा सावधान रहिए, कौन क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, कब कह रहा है, किन परिस्थितियों में कह रहा है, उन सब का अलग अलग मीनिंग है, तो आप हमेशा अटेंटिव रहिए। नंबर 2 मेंटेन
गुड बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और अपनी लिसनिंग हैबिट डेवलप करनी है, तो सामने वाले को यह महसूस नहीं हो कि आप तो बोर हो रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, यू आर फोकसिंग समवेयर एल्स, यू आर डूइंग सम अदर जॉब। तो आप इन चीज़ों को अपनी रोजाना की डे टू डे एक्टिविटी में डेवलप कीजिए। मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। नंबर 3, स्टे एंगेज्ड। आप अपने एम्प्लॉय के साथ जुड़े भी रहिए, उसको ये महसूस नहीं हो कि आप मेरे से दूर हैं। उसको ये होना चाहिए कोई है या नहीं है, मेरा मैनेजर मेरे साथ है, मेरा जो अधिकारी है, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर है, मैं उससे जो भी कहूँगा वो सुनेगा और मेरी मदद के लिए कुछ ना कुछ मुझे बताएगा। नंबर नेक्स्ट है आस्क फॉर फीडबैक। आप फीडबैक दीजिए भी और लीजिए भी। नंबर 7 है डोंट जज एंड डोंट इंटरप्ट द अदर पर्सन। एक तो कभी भी किसी आदमी की ब्रांडिंग मत कीजिए, तुम तो हो ही ऐसे। दूसरा, जज मत करिए कि ये इसी काम के लिए आया होगा, ये ऐसा ही बोलेगा, ये ऐसा ही करता है। यदि आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉय को लिसन करना है और डेवलप करना है तो उसको प्रॉपरली सुनने की आदत इस मामले में बहुत मदद कर सकती है। और जब तक हम ये 2 काम नहीं छोड़ेंगे तब तक ठीक से सुन नहीं सकते। नंबर 1 जजमेंट और नंबर 2 इंटरप्शन। जैसे कोई बोलता हाँ ये तो मुझे पता, आगे बताओ, अच्छा ये तो मैं जानता हूँ, अगली बात बताइए। यह सब की आवश्यकता नहीं है, आप सुनिए वो जो भी कहना चाहता है। नंबर 6 है रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। आप जब पूरा सुन लें तो उसको उत्तर अवश्य दीजिए कि तुमने कितनी बातें सार्थक की हैं और कितनी बातें निरर्थक की हैं, ताकि उसको भी आभास हो कि तुमको ठीक से सुना गया है और तुम्हारी बातों का क्या महत्व आगे वाले ने किस तरीके से लिया है। तो यह हैबिट डेवलप करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 4 है ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉय रिलेशन पॉलिसी। आप जो भी पॉलिसी बनाए वो इतनी ट्रांसपेरेंट हो, इतनी जगह ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिबिट हो कि सबको सब पॉलिसी पता हो। उसके लिए मैं कुछ आपको इश्यूज बता रहा हूं। जब आप पॉलिसी बनाएं तो उन चीज़ों को उनमें अवश्य इन्वॉल्व कीजिएगा। नंबर 1 सीरियस इश्यूज एट वर्क। काम करते समय कौन कौन से सीरियस इशू हैं जिन पर आपको सदैव फोकस रहना है। नंबर 2 एब्सेंटिज्म। नंबर 3 इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन। नंबर 4 डिसमिसल कैसे हो सकता है। नंबर 5 कौन कौन सी पोस्ट आने वाले टाइम में रिडेंडेंट होने वाली है, ताकि वह समय से अपनी रीस्किलिंग या अपस्किलिंग कर अपने मूवमेंट का ध्यान एम्प्लॉय कर सके। तो हमें इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी, जो हम पहले सेंटेंस से बात कर रहे हैं, करने की आवश्यकता है। वह तभी संभव है जब हम एक एक पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। वो हाइड एंड सीक के माध्यम से कोई पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप नहीं की जा सकती। नंबर 5 है इन्वेस्ट इन योर पीपल। अपने लोगों में आप इन्वेस्ट कीजिए, उनको फीडबैक दीजिए, उनकी फीडबैक लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डेवलप कीजिए, कैरियर पाथ में इन्वॉल्व होइए, उन्हें रास्ते बताइए, उनको कैरियर पाथ के लिए ट्रेनिंग पर भेजिए, अच्छी बुक्स का अरेंजमेंट कराइए, उनको हो सकता है तो दूसरे डिपार्टमेंट में भेजिए सो दैट दे कैन लर्न। हो सकता है तो नई जो टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं वहाँ उनको कभी एग्जीबिशन में, कभी सेमिनार में, कभी किसी बड़े और जो इवेंट होते हैं उन सब में उनको इन्वॉल्व कीजिएगा। नंबर नेक्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम। अच्छे एम्प्लॉय के लिए आप मेंटर अपॉइंट कीजिएगा ताकि वह उससे अपनी बात कर अपने मेंटर के साथ खुल करके कुछ भी बात कर सकता है। तभी लोगों को लगेगा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रियली वांट टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय रिलेशन। नंबर 5वां जो इन्वेस्टमेंट है वह है पीपल स्किल और टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराइए। लोग अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, टूल्स लाना चाहते हैं, मार्केट की खोज में रहते हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉय को ठीक से डेवलप नहीं करना चाहते। मैं आज भारत का यदि आंकड़ा दूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अभी भी टोटल टर्नओवर का कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो 2% भी नहीं खर्च करती। तो यह एक इंडस्ट्रियल माइंडसेट है एम्प्लॉयर का, और यदि आप जब तक इस माइंडसेट को नहीं बदलेंगे तब तक आप अपने लोगों में इन्वेस्ट करने की हैबिट आपकी नहीं बढ़ेगी। तो इस मामले को ठीक से सोचिए, बड़ी फोरम में डिस्कस कीजिए और अपने एम्प्लॉय के साथ इन्वॉल्व अवश्य होइए। नंबर 6 मैनेज योर मैनेजर, ट्रेन योर मैनेजर्स इन एम्प्लॉय रिलेशंस।
आपने अपने मैनेजर्स को ट्रेन एंड एजुकेट कीजिए किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है यदि आपका एम्प्लॉय रिलेशन पुअर है। तो नंबर 1 हाई एब्सेंटी होती है, पुअर परफॉर्मेंस आती है, बैड कंपनी रेपुटेशन बन जाती है कि वहाँ तो आए दिन प्रॉब्लम होती है, वहाँ तो लोग बहुत छोड़ते हैं, वहाँ तो आए दिन झगड़ा होता है, वहाँ आए दिन इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज रोजाना पड़ी रहती हैं, वहाँ तो और बहुत सारे इश्यूज लोग बात करते हैं। नंबर नेक्स्ट है एम्प्लॉय डिसएंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट जब रेशो होता है तो उनका रेशो कभी कभी तो 50% से भी कम आता है, तो फिर एम्प्लॉय रिलेशन का वहाँ कोई महत्व नहीं है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशो हमेशा अबव 80% रहना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है गोल आपके मिस्ड हो जाते हैं क्योंकि हमेशा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो गोल अचीव नहीं हो पाते हैं। नंबर 7 है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल लेवल तक चले जाते हैं, जैसा मारुति में हुआ। तो वह सब आपको अपने एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर के थ्रू इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, और अपने जितने शॉप फ्लोर मैनेजर्स हैं, जितने भी और कनेक्टिंग मैनेजर्स हैं, उन सबको ट्रेन एंड एजुकेट करने की आवश्यकता है। नंबर नेक्स्ट है अनकंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट। फिर वर्क एनवायरनमेंट में, वर्क कल्चर में किसी का बिलीव नहीं रह जाता, सब हमेशा हताश, निराश, उदास, बड़े परेशान से घूमते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और ढर्रे पर चली जाती है। इसीलिए अपने मैनेजर्स को एम्प्लॉय रिलेशन में डेवलप कीजिए, ट्रेन कीजिए, एजुकेट कीजिए। नंबर 7 है प्रमोट हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। इसमें एम्प्लॉयर का भी जिम्मेवारी है और एम्प्लॉय की जिम्मेवारी है। अब मैं दोनों बातों की बात करूंगा। एम्प्लॉयर को फोकस रहना है कि मैं अपने एम्प्लॉय को कैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे पाऊं, कभी जरूरत पड़े तो मैं अपने लिए शिफ्ट बदल सकता हूं तो एम्प्लॉय के लिए शिफ्ट बदलूं, वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूं जैसा आईटी में कर सकते हैं, कोरोना के टाइम में सबने किया। तो हमें ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें सदैव अपने पक्ष में ही नहीं सोचना, एम्प्लॉय के फेवर में भी फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है। दूसरा, मेरा पेड टाइम ऑफ, मैं जहां भी जरूरत पड़े मैं उसको इन चीज़ों को ध्यान रखूं। 48 आवर्स से ज़्यादा मैं काम कराने की नियत न रखूं। ओवर टाइम पर काम करने से एम्प्लॉय का स्वास्थ्य जल्दी खराब होता है, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स को, उसकी एक्सरसाइज करने के लिए, जिम जाने के लिए, उसके फैमिली के लिए मैं कुछ चीज़ों को एज एन एम्प्लॉयर डेवलप करूं। लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉय को भी अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं उन पर भी फोकस करना चाहता हूं। उनके लिए भी एम्प्लॉय को ट्रेन और एजुकेट करने की आवश्यकता है। वो है, सबसे पहले एम्प्लॉय को अपनी बाउंड्री बनाना आवश्यक है। एस्टेब्लिश बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। कौन मेरे से किस लेवल तक बात कर सकता है, कितना बात कर सकता है। सेट रियलिस्टिक गोल जो अचीव किया जा सकता हो। यू कैन फील अकॉम्प्लिश विद द स्मॉलर स्टेप्स। आप छोटे छोटे स्टेप में अपने आप को अचीव करके, उन्हें एंजॉय करके मेजर गोल को अचीव कर सकते हैं। नंबर 3 है टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। नंबर नेक्स्ट है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस बाय टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशंस ऑफ योर फोन एंड कंप्यूटर्स। आप इन चीजों को अपने आप से बचा कर रखिए। क्रिएट ए रूटीन फॉर योर सेल्फ दैट इंक्लूड एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। इन तीनों चीजों को आपको अपनी एक्टिविटी में जोड़ना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं साउंड स्लीप भी चार्ज करिएगा, कि सबसे पहले आप रोज एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थॉट को कंट्रोल करने की और थॉट को रिमूव करने की, जो बैड थॉट है उनको बाहर निकालने की मेडिटेशन से बहुत मदद मिलती है। और हेल्दी ईटिंग्स, आप हमेशा स्वादिष्ट मत खाइए, पौष्टिक खाने की आदत डालिए। गेट ए गुड नाइट स्लीप। तो आप इन चीजों को अपने रोल में रोजाना कीजिए, तब आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्पायर, रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड योर एम्प्लॉयज। उसके लिए भी आपको कुछ चीजें अपने आप में अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हेन बिल्डिंग योर रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जो आप एम्प्लॉय रिकॉग्निशन के प्रोग्राम बनाते हैं, जो आप पॉलिसी डिजाइन करते हैं, उसमें कुछ एस्पेक्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इनको अवश्य रखिएगा, तभी वो सक्सेस होंगे। अन्यथा वो पॉलिसी आप बनाएंगे और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में
बड़ी कठिनाइयां होंगी। सबसे पहले हैव क्लियर एम्प्लॉय ग्रोथ फैक्टर। कोई भी पॉलिसी बनाए उसमें एम्प्लॉय ग्रोथ फैक्टर जरूर रखिएगा। इफ यू वांट टू डेवलप योर बिजनेस यू हैव टू डेवलप द कैरियर ऑफ योर एम्प्लॉय, देयर इज नो डाउट एट ऑल। दूसरा है ट्रीट एम्प्लॉय फेयरली। आप अपने एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट कीजिएगा, इल ट्रीट कभी मत कीजिएगा। नंबर 3, ट्रैक परफॉर्मेंस। आदमी पर फोकस मत कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस पर फोकस कीजिए, उसी को ट्रैक कीजिए। नंबर 4, इंट्रोड्यूस वैरायटी। आप अपने इंस्पायर, रिकॉग्निशन और रिवार्ड प्रोग्राम में वैरायटी इंक्लूड कीजिए। हमेशा मोनोटोनी में एक ही काम मत कीजिए, कभी प्राइज है बदल दीजिए, कभी आप उनकी लोकेशन जहां आप सक्सेस को एंजॉय करते हैं लोकेशन बदलिए। तो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, उन पर कभी अलग से बात करेंगे। रिकॉग्निशन रिवार्ड की पॉलिसी में क्या क्या डालना चाहिए। सेलिब्रेट सक्सेस, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप इंडिविजुअल को सक्सेस मत कीजिए, या तो सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए या इवेंट को। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यह गलतियां देखने को बहुत मिलती हैं कि वो लोगों को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। और शेयर रिकॉग्निशन टाइमली। जिसने जो अच्छा काम किया है वह भले ही आप पैट ऑन द बैक करें, लेकिन टाइमली करें। टाइम की इंस्पायर, रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड में बड़ा महत्व है, इसीलिए आप टाइम पर यह सब काम अवश्य कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बड़ा जरूर बन गया है, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। और जो अपने वर्क प्लेस पर इन चीज़ों को फोकस कर ठीक से इम्प्लीमेंट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन कभी भी बैड हो ही नहीं सकते। वह एक रोल मॉडल की तरह काम कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के हिसाब से ऊपर ले जा सकता है। आज इतना ही, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपको यदि इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो उन लोगों तक अवश्य शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। आज उद्योगों में या ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की स्किल सेट के लिए लोगों को अच्छा मटेरियल मिलना बहुत कम है। हम सदैव कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह का आपके डेवलपमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मटेरियल आप तक पहुंचाएं, ताकि आप इनको यूज कर अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बना सकें।